माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सिंपल सी क्लास में हम एरर के बहुत सारे कंसेप्ट्स को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और अपने लेवल को एनहेंस करेंगे और अपग्रेड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन 19th सेंचुरी मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ट्राइड टू स्टे क्लियर फ्रॉम इंपीरियल गवर्नमेंट। अवे फ्रॉम इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से दूर रहना। जैसे कि कहा जाए अवे फ्रॉम या फिर स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब यह है कि बुरी आदतों से दूर रहो। लेकिन इसके लिए एक और इसका सिनोनिम है, वो है क्लियर ऑफ, यानी कि अवे के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम का, लेकिन क्लियर के साथ में आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑफ का। अब आप सेंटेंस का कंसेप्ट अगर जान गए हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या एरर है, कि सेंटेंस में क्लियर के साथ में फ्रॉम का यूज़ किया गया है, जबकि क्लियर के साथ में तो हमें ऑफ का यूज़ करना है। इसीलिए यहाँ से फ्रॉम को हटा देना है और इस फ्रॉम की जगह पे हम यूज़ करेंगे ऑफ का। तो जैसे ही ये कर देंगे ये हमारा सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर, सेंटेंस का एरर भी करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट टाइम्स reinforced द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग कंप्राइजिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। चलिए इसका कंसेप्ट समझते हैं। इसका कंसेप्ट बहुत ही बेसिक है। दो वर्ड हैं, एक है इंस्पाइट और एक है डेस्पाइट। दोनों का मतलब होता है के बावजूद। लेकिन इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दैट कि इंस्पाइट के साथ आपको हमेशा ऑफ का यूज़ करना है, डेस्पाइट के साथ कभी भी आपको ऑफ का यूज़ नहीं करना। सेम इसी कंसेप्ट को आगे लेकर चलते हैं और इससे अपने इस सेंटेंस का कंसेप्ट समझते हैं कि ऐसे ही वर्ड्स का एक और पेयर होता है। इसमें एक वर्ड है कंसिस्ट और दूसरा वर्ड है कंप्राइज। सेम जैसे ये कंसेप्ट है, सेम वैसे ही ये कंसेप्ट है कि कंसिस्ट के साथ आप हमेशा ऑफ का यूज़ करेंगे और कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं किया जाता। कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आना है और कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होना, कि कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होना। यही एरर है हमारे सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस ऑफ को इस सेंटेंस से हटाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। तो जब कंप्राइज आ गया तो ना कंसिस्ट ना ऑफ, इन दोनों को यूज़ करने की कोई ज़रूरत, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सेंटेंस सही हो जाएगा इस तरीके से, इसमें से ऑफ को अगर हटा देंगे तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट। चलिए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। ग्रामर में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। अब अगर आप ये नहीं जानते कि इन्फिनेटिव क्या है, तो इन्फिनेटिव होती है टू प्लस वर्ब फर्स्ट। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। कहीं भी अगर हमारे सेंटेंस में टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको हम इन्फिनेटिव मानते हैं। और बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जिन वर्ब्स के साथ हमें हमेशा इन्फिनेटिव का यूज़ करना ही करना होता है। उन वर्ब्स में से कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि वांट। जब भी आप सेंटेंस में वांट का यूज़ करते होंगे तो वांट के बाद में आपको टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। जैसे कि आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। तो ये जो वांट है इसके साथ में हमने इस टू गो का यूज़ किया है, तो ये टू गो क्या होता है? ये है इन्फिनेटिव। तो ग्रामर में बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद में हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। होप, डिसाइड, हेट, इंटेंड, नीड और डेयर। ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ हमेशा हमें टू और वर्ब फर्स्ट को अप्लाई करना होता है, यानी कि इन वर्ब्स के साथ में हमें इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। अब इन वर्ब्स में से एक और वर्ब है, वो है रिफ्यूज़। यानी कि जब भी अगर हमारे सेंटेंस में रिफ्यूज़ वर्ब का यूज़ हो रहा है तो उस वर्ब के साथ हमें इन्फिनेटिव का यूज़ करना पड़ेगा। और इन्फिनेटिव क्या होता है? टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि कभी भी ये वर्ब आ जाएंगी तो इनके साथ हमेशा टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी। तो यहाँ देखते हैं कि ये सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब है और इसके साथ में क्या इन्फिनेटिव का यूज़ हो रहा है? हाँ जी, इन्फिनेटिव होता है क्या? इन्फिनेटिव क्या होता है? टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये टू है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है और रूल अप्लाई हो रहा है और सही तरीके से यूज़ किया गया है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये दोबारा रिफ्यूज़ का यूज़ किया गया है। क्या इसके बाद इन्फिनेटिव का यूज़ हो रहा है? यहाँ तो इसके बाद तो इन्फिनेटिव का यूज़ है ही नहीं, यहाँ पर तो सीधे इट दे रखा है। अब इस इट को हटाएंगे यहाँ से और इसकी जगह पे क्या करेंगे? यहाँ पर
टू का यूज़ करेंगे, और टू के बाद यानी कि ये टू हो गया, अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इस इट को उठा के यहाँ लिख देंगे, ये बीच में गलत लिखा हुआ था, तो अब सेंटेंस सही बनेगा ही रिफ्यूज्ड टू पॉइंट इट आउट, ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये कुछ वर्ब्स होती हैं, इन वर्ब्स के साथ इन्फिनेटिव का ही यूज़ होना है, ठीक है। कि आपको ये एरर समझ में आया होगा और इसका कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द शेल्फ्स। ग्रामर में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में कुछ प्रपोजिशन फिक्स होती हैं, जैसे कि कोई वर्ब है और उस वर्ब के साथ में कोई ना कोई प्रपोजिशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ऐसी वर्ब्स को ग्रामर में बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब की पहचान ही ये होती है कि वर्ब प्लस प्रपोजिशन। अब इनके बाद आने वाली ये जो प्रपोजिशन होती है ये फिक्स होती है, यानी कि इस प्रपोजिशन को हम चेंज नहीं कर सकते। फ्रेजल वर्ब होती क्या है? फ्रेजल वर्ब वो होती हैं जिनमें वर्ब और प्रपोजिशन दोनों को फिक्स कर दिया जाता है और इनका मीनिंग भी फिक्स होता है कि ना तो प्रपोजिशन को चेंज किया जा सकता है ना ही मीनिंग को चेंज किया जा सकता है। यही मिलकर फ्रेजल वर्ब बनाती हैं। जैसे कि इनका एक एग्जाम्पल हो सकता है अक्यूज ऑफ, तो यहाँ पर ये अक्यूज वर्ब है, इसके साथ में ये ऑफ प्रपोजिशन है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी पिछले ही कंसेप्ट में आपको बताया था मैंने, कंसिस्ट ऑफ, गेट रिड ऑफ। इस गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना। रिमाइंड ऑफ, लास्ट में जब आप टाटा बाय बाय बोल देते हो तो उसके बाद आप क्या बोलते हो कि ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो आप देख पा रहे हैं कि इन सब वर्ब्स के साथ में यहाँ पर ये ऑफ का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो ऑफ है ये प्रपोजिशन है और ये फिक्स है, और ये ऑफ कौन सा है? ओ एफ वाला। ऐसे ही इस डिस्पोज के साथ में भी ये ओ डबल एफ वाला ऑफ नहीं आता, यहाँ पर भी ओ एफ वाले एफ का यूज़ किया जाएगा। तो ये हो जाएगा डिस्पोज ऑफ। सही स्पेलिंग क्या होती है इसकी? डिस्पोज, और डिस्पोज के साथ में आता है ऑफ, ओ एफ वाला, ना कि डबल एफ वाला। डबल एफ वाला ये जो होता है ये गलत होता है। सही है डिस्पोज ऑफ सिंगल एफ। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इश्यू। बहुत ही सिंपल एरर है, बहुत ही सिंपल इसका कंसेप्ट है। अब ये जो कंसेप्ट है ये है सुपरफ्लूअस से रिलेटेड। अब ये सुपरफ्लूअस क्या होता है? सुपरफ्लूअस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर भी वर्ड्स का यूज़ कर देना ही सुपरफ्लूअस कहलाता है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, कहा जाता है फ्री गिफ्ट। अरे गिफ्ट तो हमेशा फ्री होता है, लेकिन फिर भी कई जगह पे, कई मॉल्स में, कई शॉप्स पर डिस्काउंट दिखाने के लिए, बताने के लिए क्या लिख देते हैं? फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट। गिफ्ट तो हमेशा फ्री होता है। जब आप गिफ्ट देते हो तो क्या आप पैसे देते हो? बिल्कुल नहीं, आप तो चुपचाप से गिफ्ट को रख देते हो। तो गिफ्ट हमेशा फ्री होता है। तो गिफ्ट के साथ में कभी भी फ्री लगाने की कोई ज़रूरत, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। यही चीज़ कहलाती है सुपरफ्लूअस। इसमें और क्या होता है? लोग रिपीट के साथ भी यूज़ करते हैं अगेन का। वो ये बात नहीं समझते कि ये जो इस री का मतलब ही क्या होता है? अगेन। अगेन यानी कि फिर से या दोबारा से। जैसे ये लिखा हुआ है कुक, और कुक से पहले लिखा हुआ है री कुक, यानी कि फिर से बनाओ, री कुक। री राइट का मतलब क्या हो जाएगा आप बताओ? हाँ जी, री राइट का मतलब हो जाएगा फिर से लिखना। री ओपन का मतलब क्या हो जाएगा? फिर से ओपन करना। तो ये चीज़ें क्या हैं? अब इनके साथ में, री कुक के साथ में अगर हम अगेन का यूज़ कर दें तो ये जो अगेन है ये सुपरफ्लूअस हो गया, क्योंकि री में अपने आप पहले से ही अगेन छिपा हुआ है। तो यही चीज़ें, जैसे पहले मैंने आपको बताया था फ्री गिफ्ट, तो फ्री गिफ्ट भी क्या था? ये भी एक सुपरफ्लूअस था। तो यहाँ से फ्री को हटाना पड़ेगा। तो ये सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन होते हैं। सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस में से जो यूजलेस वर्ड है उसको आप हटा देंगे तो वो एक्सप्रेशन ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है डिस्कस अबाउट। जैसे अब ये जो डिस्कस है, डिस्कस का मतलब ही है किसी चीज़ के बारे में बात करना। तो डिस्कस के साथ में अबाउट का यूज़ करना एकदम बेवकूफ़ी है, गलत है। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में आपने प्लीज़ का यूज़ कर दिया तो क्या आप उस प्लीज़ के साथ में काइंडली का भी यूज़ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। या तो प्लीज़ का यूज़ होगा या फिर काइंडली का यूज़ होगा, दोनों में से किसी एक का यूज़ होगा।
ऐसे ही अगर आप सेंटेंस में डिस्कस का यूज़ कर रहे हैं तो डिस्कस के साथ अबाउट का यूज़ नहीं करना और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन गलत माना जाता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई प्रेफर सी फूड देन मेडिटेरेनियन फूड। ये बहुत ही सिंपल एरर है कि आप इसको हमेशा ही याद रखना, ये बहुत बार रिपीट किया जाता है। कभी भी सेंटेंस में अगर आ जाए प्रेफर या फिर आ जाए प्रेफरेबल या फिर ऐसे वर्ड आए जो IOR पर फिनिश होते हैं, जैसे कि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर, सुपीरियर, तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा अप्लाई किया जाता है टू। इनके साथ कभी भी देन का यूज़ नहीं होता। प्रेफर, प्रेफरेबल, इनके साथ कभी भी देन का यूज़ नहीं होता और हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से इस देन को हटा देंगे और इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, टू। हो गया सिंपल सा एरर एक करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम। ग्रामर में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। वैसे नॉर्मली नाउन एक वर्ड का होता है, लेकिन जब दो अलग अलग नाउन को जोड़कर एक नया वर्ड बना दिया जाए, जैसे कि फुट, फुट माने पैर होता है, बॉल माने गेंद होती है, लेकिन फुट और बॉल दो अलग अलग नाउन है, लेकिन इनको जोड़कर एक अलग नाउन अगर बना दिया जाए फुटबॉल, तो ये एक अलग नाउन बन गया। तो यहाँ पे फुट और बॉल ये दो अलग अलग नाउन थे, लेकिन इन दोनों नाउन को जोड़कर अगर कोई नाउन बना दिया गया तो ये नाउन क्या जाता है, कंपाउंड नाउन। अब कुछ कंपाउंड नाउन कैसे होते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, स्टेप फादर, स्टेप मदर। ये जो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ये एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड नाउन के। अब कंपाउंड नाउन का अगर कभी भी आप प्लूरल बनाना चाहें तो इनका प्लूरल बनाने के लिए जो इनका मेन वर्ड है उस मेन वर्ड में हमेशा एस या ईएस को जोड़ना है। यानी कि कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल बनता है वो उनका जो सीमेंटिक हेड होता है, यानी कि जो उसमें हेड वर्ड है, जो मेन शब्द है, उसी में एस या ईएस लगाकर जोड़ा जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर मदर इन लॉ का प्लूरल बनाना हो, ये हो जाएगा मदर्स इन लॉ, ये हो जाएगा फादर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, स्टेप फादर्स एंड स्टेप मदर्स। और अब अपने सेंटेंस में देखते हैं कि क्या गलती है, क्या एरर है। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉटर इन लॉज, लॉज नहीं होता, डॉटर्स इन लॉ होगा, तभी तो वो सेंटेंस करेक्ट बनेगा। तो इस डॉटर में एस जोड़ना पड़ेगा और इस लॉज में से यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, तब जाके ये एकदम सही तरीके से प्लूरल बनेगा इसका करेक्ट वाला। आई होप कि आपको ये एरर कंपाउंड नाउन और इनका प्लूरल किस तरीके से बनाया जाता है वो भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केम टू दिस प्लेस बाय वॉक। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपके सेंटेंस में यूज़ किया जाए प्रपोजिशन का, कोई भी प्रपोजिशन हो, अब इस प्रपोजिशन के बाद में दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन या फिर कोई वर्ब। तो अगर प्रपोजिशन के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन है तो वो हमेशा होता है ऑब्जेक्टिव केस में, कि प्रपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है। और अगर प्रपोजिशन के बाद में वर्ब आएगी तो वो वर्ब फर्स्ट होनी चाहिए और साथ में उसमें आईएनजी भी होना चाहिए। ये दो रूल आप याद रखिए कि प्रपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आते हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, और प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती है, ठीक है, जिसको जैरन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कोई प्रपोजिशन है? हाँ जी, यहाँ पर ये प्रपोजिशन दे रखी है बाय, और बाय के बाद में सीधे दे रखा है वॉक। तो वॉक तो वर्ब फर्स्ट है, लेकिन हमें प्रपोजिशन के बाद में ये बाय प्रपोजिशन है, तो इस प्रपोजिशन के बाद में अगर वर्ब है तो वो कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए? आईएनजी फॉर्म में। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस वॉक में आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो इसके सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे वॉक की जगह पे वॉकिंग होना चाहिए, क्योंकि ये प्रपोजिशन के बाद है और प्रपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब आएगी तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म ही होगी। इसका एक्सेप्शन है टू, क्योंकि टू के साथ में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर। अभी मैंने आपको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बताया था। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना। तो यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा क्या यूज़ किया गया है कि कोप के साथ में हमेशा यूज़ होता है विद का, कभी भी अप का यूज़ नहीं होता। यानी कि इस कोप के साथ विद का यूज़ होता है, कभी भी अप का यूज़ नहीं होता।
तो कभी भी अगर आपके सेंटेंस में कोप आ जाए तो कोप के साथ कभी भी गलती से भी अप का यूज नहीं करना, कोप के साथ हमेशा विद का ही यूज होता है। समझे आप? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कंसेप्ट में बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे कि आई नीड टू स्टडी, तो आई नीड के साथ क्या आया? टू और स्टडी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू, तो ये हो गया इन्फिनेटिव। ऐसे ही कुछ वर्ब ग्रामर में ऐसी होती हैं, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज़ किया जाता है, यानी कि उनके साथ आप नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते, और इन्फिनेटिव यानी कि टू और वर्ब फर्स्ट का यूज़ भी नहीं कर सकते। उनके बाद हमेशा जेरन फॉर्म यानी कि वर्ब फर्स्ट आईएनजी का ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर कभी भी आपके सेंटेंस में आ जाए बी का मतलब होता है इज एम आर वॉज वर, और इस बी के साथ में आ जाए यूज टू, तो इस टू के साथ में हमेशा वर्ब फर्स्ट आईएनजी का ही यूज़ होगा। वैसे जनरली टू के साथ में सिर्फ वर्ब फर्स्ट का यूज़ होता है, इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहाँ टू के साथ में, कुछ फ्रेज ऐसे हैं जहाँ टू के साथ में वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही एक और फ्रेज है एडिक्टेड टू। अब नॉर्मली गलती क्या होती है कि स्टूडेंट अपने मन में ये बैठा देता है कि टू के साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हमेशा नहीं आती। कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जहाँ टू तो आएगा लेकिन उस टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, यानी कि वहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं किया जाएगा, वहाँ जेरन फॉर्म यानी कि वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे ही एडिक्टेड टू के साथ में सिंपल वर्ब फर्स्ट ना आके वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। चलिए इनके एग्जांपल बना देते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम यूज टू टीच। अब यूज टू का तो यूज़ किया जा रहा है, लेकिन क्या उससे पहले बी वर्ब है? हाँ जी, बी यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब। तो यूज टू से पहले अगर इज एम आर वॉज वर्ब आ रहे हैं तो यूज टू के बाद में हमेशा आईएनजी का यूज़ होना है। समझे आप? लेकिन अगर इज एम आर नहीं है तो वो केस अलग है, वहाँ सिर्फ इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। दूसरा एग्जाम्पल, अब इस आई एम यूज टू टीचिंग का मतलब है कि मुझे पढ़ाने की आदत है, मैं अभ्यस्त हूँ, अकस्टम्ड हूँ पढ़ाने का, यानी कि मुझे पढ़ाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, ये मैं डेली करता हूँ। जैसे कि आप टीवी देखते हो तो कोई नई बात नहीं है, साइकिल चलाते हो कोई नई बात नहीं है। तो जहाँ कोई नई बात नहीं होती वहाँ इज एम आर वॉज वर के साथ यूज टू और वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज़ किया जाता है। अब एडिक्टेड टू का मतलब होता है किसी चीज़ की लत लग जाना, मुझे तो तेरी लत लग गई। लत लगाओ लेकिन पढ़ने की, अच्छी चीज़ों की लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बना सकते हैं हम, आई एम एडिक्टेड टू स्टडीइंग, यानी कि मुझे पढ़ने की लत लग गई है। लत ऐसी लगाओ जो आपको काबिल बना दे, जो आपको पार लगा दे, ऐसा नहीं कि जेल के पार पहुँचा दे। तो लत भी सोच समझ के लगाओ। तो एडिक्टेड टू के साथ में भी वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज़ किया जाएगा, यूज टू के साथ में भी वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। रटनी नहीं है कोई भी बात कि कहीं भी सेंटेंस में टू देख लो तो यही मान लो कि वहाँ पे वर्ब फर्स्ट का यूज़ होगा, ये इसका एक्सेप्शन, ये वाला रूल है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है लुक फॉरवर्ड, और लुक फॉरवर्ड के साथ आता है टू, लेकिन ये इन्हीं में से एक फ्रेज है। तो इस टू के बाद में भी, यानी कि लुक फॉरवर्ड टू के साथ में भी हमेशा वर्ब फर्स्ट आईएनजी जेरन फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो इसीलिए इस मीट में यहाँ पर आपको आईएनजी का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस सही और करेक्ट क्या बनेगा? आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। चलिए इसके कंसेप्ट को जान लेते हैं कि कभी भी अगर हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हो जाए ईदर ऑफ या फिर हो जाए नीदर ऑफ, आप इनको आइदर ऑफ भी बोल सकते हो, नाइदर ऑफ भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। या फिर कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो ईच ऑफ, तो इनके साथ क्या याद रखना है कि इस ऑफ के बाद में या तो कोई नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा। तो इस ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए? वो हमेशा प्लूरल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इनके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब अप्लाई करनी है, क्या अप्लाई करनी है? हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। नाउन और प्रोनाउन कैसे हैं? प्लूरल हैं, लेकिन जो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा और हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। या तो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। किसके साथ में? ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, इनके साथ में
नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होंगे, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। ये बात आप हमेशा याद रखना, नाउन प्रोनाउन प्लूरल। अब गलती कहाँ होती है? गलती यही तो होती है कि नाउन और प्रोनाउन प्लूरल दिखते हैं, कि नाउन और प्रोनाउन कैसे दिखते हैं? प्लूरल दिखते हैं। जब नाउन और प्रोनाउन प्लूरल देखते हैं हम, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगा देते हैं? प्लूरल लगा देते हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब आनी कैसी है? सिंगुलर आनी है। समझो, जानो, सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट को समझते ही आप इस एरर को भी समझ गए होंगे कि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है ईदर ऑफ। अब इसके साथ में जो नाउन या प्रोनाउन है वो कैसा है? वो तो प्लूरल है, लेकिन प्लूरल है, नाउन या प्रोनाउन एस लगा हुआ है, लेकिन आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब कैसी आनी है? सिंगुलर आनी है। तो भाई इसको कर दो ना सिंगुलर। सिंगुलर क्या हो जाएगा? वॉज। हो गया सेंटेंस करेक्ट, कंसेप्ट भी क्लियर, एरर भी दूर हो गया, आपकी समझ में भी आ गया शायद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम। चलिए, ये भी कुछ अभी जो हमने एरर पढ़ा था उसी के जैसा था, उसी के कंसेप्ट के जैसा है, लेकिन वहाँ सिर्फ नीदर या फिर ईदर ऑफ था, लेकिन यहाँ पे ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहे हैं, तो इसके साथ में नीदर भी है और नॉर भी है। अब अगर ये नीदर नॉर एक साथ आ जाएं, या फिर बेटे ईदर और एक साथ आ जाएं, या फिर कभी कभी हो सकता है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो भी साथ आ जाएं। अब ध्यान रखेंगे कि इनके बाद में हो सकता है कि सब्जेक्ट फर्स्ट हो और फिर हो सकता है सब्जेक्ट सेकंड हो। आगे अप्लाई करनी है हेल्पिंग वर्ब। अब कंफ्यूजन स्टूडेंट के मन में क्या आता है कि या तो हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग यानी कि फर्स्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, या फिर सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, यही कंफ्यूजन होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ये कंजंक्शन इस तरीके से पेयर में आ जाए, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट पास में होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। ये भी ब्लूटूथ की तरह है, जो डिवाइस पास में होगा उसी से कनेक्ट हो जाएगा, कि जो पास में मिला उसी से कनेक्ट हो जाता है। ये भी ऐसे ही करते हैं ये हेल्पिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट पास में हुआ उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। समझे आप? अब यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है तो इसके पास कौन सा सब्जेक्ट है? सेकंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सेकंड प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। अगर सब्जेक्ट सेकंड यहाँ पर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी। यहाँ कुछ ऐसा डेफिनेट नहीं है कि सिंगुलर ही आएगी या फिर प्लूरल ही आएगी। यहाँ पर जैसा ये सब्जेक्ट सेकंड होगा वैसी ही आ जाएगी। चलिए अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। नीदर प्रेज नॉर ब्लेम, ये जो मेन वर्ब है ये इस ब्लेम के ज़्यादा पास है। या तो ये मेन वर्ब या फिर यहाँ पे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब भी आती तो वो अप्लाई की जाती इस ब्लेम के अकॉर्डिंग। और ब्लेम कैसा सब्जेक्ट है? ये तो बेचारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या वर्ब सिंगुलर नहीं आएगी? और वर्ब को सिंगुलर कैसे करना होता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको मानते हैं प्लूरल, लेकिन अगर इस वर्ब फर्स्ट में हम अप्लाई कर दें एस या ई एस तो ये हो जाती है सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म को ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी माना जाता है, और प्लूरल फॉर्म तो ये फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है? प्लूरल। सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इस वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या कर दो? उसमें एस या ई एस लगा दो। तो यहाँ हो जाएगा सीम्स। नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम। हो गया सेंटेंस क्लियर। चलिए एक सेंटेंस मैं आपके लिए लिखता हूँ, इस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ है। तो चलिए बताइए इस सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आनी चाहिए और किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए? मुझे उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। तो क्या यू के अकॉर्डिंग रहेगा या फिर आई के अकॉर्डिंग? चलिए यहाँ पे अप्लाई करनी है हेल्पिंग वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट हो तो एम लगा देंगे। लेकिन अगर यही कंडीशन इंटेरोगेटिव वाली बन जाए, इंटेरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आती है, जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी तो वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी जो नीदर के पास होगा। इंटेरोगेटिव में याद रखना कि सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी इंटेरोगेटिव के केस में, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। आई होप कि आपको एरर समझ में आया होगा, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल।
इसका कंसेप्ट भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है कि अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी रेस्ट का यूज़ हो जाए तो रेस्ट के बाद जो अगली क्लॉज बनती है, अगला सेंटेंस बनता है, उसमें हमेशा किसका यूज़ होना चाहिए? शुड का यूज़ होना चाहिए। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि रेस्ट के साथ जो अगली क्लॉज बनेगी, अगला सेंटेंस बनेगा, उसमें गलती से भी नॉट का यूज़ नहीं होना चाहिए। दो बातें कि रेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ होगा, ठीक है, और रेस्ट के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होगा। अब इस रेस्ट का मतलब क्या है, इसकी हिंदी क्या है? इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो इसके मीनिंग में पहले से ही न छिपा होता है, इसीलिए इसके साथ नॉट का यूज़ नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि रेस्ट ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसीलिए इसके साथ में नॉट का यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसके मीनिंग में पहले से ही न होता है। लेकिन यहाँ आप ये याद रखेंगे कि ये जो शुड के बाद, रेस्ट के बाद शुड, और उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो वर्ब नेगेटिव मीनिंग वाली होगी। चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वर्क हार्ड, रेस्ट यू। अब यहाँ पे ये रेस्ट के बाद जो सेंटेंस बन रहा है, ये सब्जेक्ट आ गया और इसके साथ में शुड, तो ये सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के साथ आना चाहिए शुड, ना कि डू, तो हमेशा यूज़ करेंगे शुड का। और रेस्ट के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होता, ठीक है। फिर शुड लगा दिया हमने यहाँ पे, यूज शुड। अब इसके साथ में क्या आ जाएगा? ये यहाँ फेल। अब फेल होना अच्छा काम है या फिर ये नेगेटिव काम है? तो रेस्ट के साथ जो भी वर्ब आएगी वो नेगेटिव मीनिंग वाली वर्ब होती है। आई होप कि आपने इन एरर्स को, इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जाना होगा, पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा। ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश सीखते रहिए, लेकिन हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।